हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। डेट है आज की 21 अप्रैल 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के एडिटोरियल डिस्कशन में। देखिए, आज हम टोटल 3 मुद्दे डिस्कस करने वाले हैं। हमारा पहला मुद्दा होगा रिगार्डिंग पॉपुलेशन रिपोर्ट। देखिए, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई है, तो उसके जो पॉपुलेशन एस्पेक्ट्स हैं उनको हम यहाँ पे समझेंगे। इसके साथ में हमारा दूसरा मुद्दा होगा रिगार्डिंग एलजीबीटीक्यू। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे वैसे तो आजकल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मुद्दा चल रहा है दैट इज रिगार्डिंग सेम सेक्स मैरिज का, पर उसका डिस्कशन नहीं है यहाँ पर। डिस्कशन हो रहा है उनके द्वारा चिल्ड्रन को अडॉप्ट किए जाने का, तो इसको हम समझेंगे। एंड थर्ड हम समझेंगे इफेक्ट ऑफ द बीजिंग अकॉर्ड। तो ये 3 टॉपिक हमें आज अच्छे से समझने हैं, बट उससे पहले रियलाइज कीजिए कि आज 21 अप्रैल 2023 है। ये क्या डे होता है? दिस इज अ सिविल सर्विसेज डे। ठीक है ना। आज से जब 1947 की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इस पर्टिकुलर डे के ऊपर जो उस टाइम के प्रोबेशन ऑफिसर्स थे उनके सामने एक बहुत ही पावरफुल स्पीच प्रेजेंट करी थी। एंड तब सिविल सर्वेंट्स को स्टील फ्रेम ऑफ द नेशन बोला था उन्होंने। ठीक है, तो इस वजह से हम हर साल 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। डेफिनेटली आज हमारी टीम की तरफ से भी यहाँ पे इसके रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है, दैट इज जो IAS सोनल गोयल मैम है वो आज सेशन कंडक्ट करेंगी एट 3:30 PM। कहाँ पर सर? ये है पटेल नगर मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल पास में। ये आप यहाँ पे एड्रेस देख सकते हो। तो मेक श्योर कि आप इस सेशन को अटेंड कीजिए एंड कहीं ना कहीं बहुत अच्छी इंसाइट्स मैम देंगी आपको इस पर्टिकुलर सिविल सर्विसेज डे के लिए। इससे बेटर और कोई अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं हो सकती, राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले आर्टिकल से, दैट इज नंबर्स गेम। और इसको आप GS पेपर 1 के पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज के साथ रिलेट कर सकते हो। देखिए, अभी सबसे पहले डिस्कशन करते हैं कि हुआ क्या है। एक ना यूनाइटेड नेशन की बॉडी है, यूनाइटेड नेशन FPA। ठीक है, इसको बोलते क्या है? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। इनकी एक रिपोर्ट है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023। इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया है। अब इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में पता क्या बात करी गई है? बात करी गई है इंडिया की पॉपुलेशन की। आप देख सकते हो कि इंडिया ने एक तरह से चाइना को जस्ट ओवरटेक कर लिया। ठीक है, 2023 में हमने बोला ना, मिड 2023 में इंडिया सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री हमारे यहाँ पे बनने वाली है। ठीक है, या बन भी गई है। ठीक है, तो 142 करोड़ के करीब करीब लोग इंडिया में देखने को मिलते हैं। सिमिलर ही नंबर हमें चाइना के अंदर भी देखने को मिलता है। तो मोर और लेस अभी तक सिमिलर ही नंबर्स हैं। तो इंडिया धीरे धीरे उसको पार कर चुका है चाइना को। इसके अलावा भी कुछ और चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे बात करो टोटल फर्टिलिटी रेट, TFR इंडिया का कितना है? 2.0। कहने का मीनिंग क्या कि कितने बच्चों को जन्म दिया जा रहा है ऑन एन एवरेज, तो यहाँ पर 2 है। और आप जानते हो एक चीज होती है हमारे पास, रिप्लेसमेंट रेट। रिप्लेसमेंट रेट का मीनिंग क्या होता है? देखो, अगर एक कंट्री की पॉपुलेशन है ना कुछ, और इस पॉपुलेशन को अगर कहीं ना कहीं उसको कांस्टेंट रहना है, यानी कि जितने लोगों की डेथ होती है कहीं ना कहीं उतने ही पैदा होते हैं, तो वो रेट होती है 2.1। अब इंडिया का जो नंबर है टोटल फर्टिलिटी रेट का, वो इससे भी नीचे आ गया है। यानी कि क्या मीनिंग है इसका? आने वाले फ्यूचर के अंदर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन कम भी हो सकती है। ठीक है, कुछ सालों तक बढ़ेगी, नियरली 2064 के आसपास तक हम बढ़ते रहेंगे। उसके बाद हमें एक डिक्लाइन इंडिया की पॉपुलेशन में देखने को मिल सकता है। ऐसा यहाँ पे स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट का बात करना है। ठीक है, साथ में इन्होंने यहाँ पे बात करी है कि पॉपुलेशन के साथ साथ कैसी चीजें चेंज हुई हैं, वो भी यहाँ पे डिस्कशन है। इसी तरह से कुछ डेटा भी आप यहाँ पे देख सकते हो जो आप अपने मेंस के आंसर में कोट कर सकते हो। जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी 72.5 ईयर्स है इंडिया के इसमें। 15 से 64 साल वाले, जिसको एक तरह से हम ना वर्किंग एज पॉपुलेशन बोलते हैं, या इसको आप अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड भी मान सकते हो, क्योंकि दरअसल में इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट कौन करता है? यही तो करेंगे जो 15 से 64 एज ईयर ग्रुप वाले होंगे। तो ये नियरली 68% इंडिया में देखने को मिल जाते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर एल्डरली की बात करें, स्पेशली 65 प्लस, तो नियरली 7% है। तो ये कुछ डेटा भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब यहाँ पर राइटर में एक बात कर रहे हैं, वो बात क्या है कि अगर आप देखो सोशलिस्ट एरा की, दरअसल में सोशलिस्ट मीनिंग ये हमारे इंडिपेंडेंस से लेके कहीं ना कहीं 1990 के आसपास तक की बात कर रहे हैं। अब इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर ना अगर आप नोटिस करोगे इंडिया की पॉपुलेशन काफी तेजी से बढ़ी। ठीक है ना। और इसके लिए हमने, और उस टाइम पे अगर आप सिचुएशन देखो हमारी देश की, चाहे आप पॉवर्टी की बात कर लो, हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात कर लो, तो सिचुएशन ज्यादा अच्छी नहीं थी। और इसके लिए ऐसा माना गया कि पॉपुलेशन जिम्मेदार है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई है पर रिसोर्सेज लिमिटेड थे। तो इस वजह से पॉपुलेशन को माना गया कि अगर हम गरीबी से बाहर नहीं आ पाए तो उसके पीछे का कारण ये था। ऊपर से आप जानते हो, ठीक है, कई बार फोर्स स्टेरिलाइजेशन जैसे नसबंदी जैसी चीजें करवाई गई। ठीक है, जिससे हमारी फ्रीडम, हमारी डिग्निटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठे कि एक्चुअल में लोगों के पास कुछ फ्रीडम है भी या नहीं है। फिर ग्लोबलाइजेशन जब हुई ना 1991 के बाद, आप जानते हो, तो वहां पर हम देखने लग गए कि यार पॉपुलेशन को ना हम एक एडवांटेज की तरह भी यूज कर सकते हैं। दरअसल में ना एक सीके प्रहलाद की कोट है कि द फॉर्चून लाइज एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड। कहने का मीनिंग क्या है कि देखो, असली पावर ना जो नीचे वाले होते हैं वहां पर होती है। कहीं ना कहीं अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने, इतने जो लोग हैं नीचे, हमारे यहाँ हंड्रेड्स ऑफ करोड़ लोग हैं नीचे, ठीक है, अगर इनके लिए हम कहीं ना कहीं प्रोडक्ट्स बनाते हैं
तो फॉर्चून्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं। कहने का मीनिंग क्या है कि जो लोग हैं ना उनको हम एज एन एडवांटेज की तरह भी यूज किया जा सकता है। हम बात करते हैं ना डेमोग्राफिक डिविडेंड की, तो उसकी बात है। अगर ढंग से यूज नहीं करोगे तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक डिजास्टर भी बन जाएगा। तो यही यहाँ पर राइटर यहाँ पे बात कर रहे हैं कि धीरे धीरे हमने इसकी तरफ कदम बढ़ाए हैं। स्किल्ड वर्कफोर्स इंडिया के अंदर होनी चाहिए। उसके साथ ही अगर आप नोटिस करो कि इंडिया के लोग बाहर भी जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज के अंदर एनरोलमेंट भी इंक्रीज कर रहा है, तो इस वजह से कुछ इंडिया का इंप्रूवमेंट आई है। पर एट द सेम टाइम इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है। हमने क्या सोचा था कि ये पॉपुलेशन को कहीं ना कहीं हम स्किल करेंगे तो चीजें ठीक होंगी, इकोनॉमिक इक्वालिटी आएगी, पर नहीं। हमारे यहाँ पे अगर आप जैसे ऑक्सफैम की रिपोर्ट देखोगे ना, तो अमीर लोगों के पास जो पैसा था वो बढ़ता जा रहा है और जो गरीब लोगों के पास जो पैसा था वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। तो ये एक क्वेश्चन मार्क, मतलब इकोनॉमिक इक्वालिटी के कॉन्टेक्स्ट में हम अच्छा नहीं कर पाए। बट एट द सेम टाइम एक चीज नोटिस करो कि हमने ये भी पता लग गया कि यार ये जो नसबंदी है, जो जबरदस्ती नसबंदी करी जा रही है, या फिर लीगल तरह से अगर हम लिमिट लगा दें कि आप 2 से ज्यादा बच्चे नहीं कर सकते, तो उससे ना इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। इंडिया की पॉपुलेशन अपने आप ही आप नोटिस करो, जैसे टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करी तो टोटल फर्टिलिटी रेट कम होती जा रही है ना, पर 2.1 से नीचे भी आ गई। तो ये शो करता है कि कहीं ना कहीं अगर आप लोगों को एम्पावर करोगे उससे अकॉर्डिंगली पॉपुलेशन हमारी कम मतलब एज ना स्टेबल हो सकती है। ठीक है। अब पॉपुलेशन के जैसे मैं आपको ट्रेंड भी बता रहा था, तो आप नोटिस करो कि 140 करोड़ से कहीं ना कहीं हम 2050 तक 1.67 बिलियन तक चले जाएंगे, और फिर उसके बाद हम कमी देखेंगे। ठीक है ना। तो एट द एंड ऑफ द सेंचुरी नियरली 1.53 बिलियन हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन हो जाएगी। तो ये कुछ यहाँ पे इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर ट्रेंड्स की बात करी गई है। साथ में ना हमें यहाँ पे बात करी गई है क्लाइमेट क्राइसिस की भी। क्लाइमेट का भी ना इम्पैक्ट बहुत आता है कि लोग किस जगह पे कितना ज्यादा रहना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहले के टाइम पे राइटर का बोलना है कि अगर मान लो कोई पर्सन गया, ये किसी और कंट्री चला गया, ठीक है ना, तो वो वापस आ जाता था कुछ साल के बाद, कुछ साल पैसे कमा के या कुछ भी इस तरह से। पर आज के टाइम पर ना जो माइग्रेशन हो रही है वो जनरली हम देख रहे हैं परमानेंट हो रही है। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के द्वारा भी बताया गया था कि नियरली 2,25,000 लोगों ने 2011 के बाद से अपनी सिटीजनशिप को 2022 में 2,25,000, एंड ओवरऑल अगर पिछले 10 साल की बात करें नियरली 16 लाख इंडियंस ने अपनी सिटीजनशिप छोड़ी है। इसका कहने का मीनिंग क्या है? इसका कहने का मीनिंग है कि हमारा क्लाइमेट चेंज हो गया, हमारी साथ ही साथ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज ये बहुत मैटर करती हैं कि कोई पॉपुलेशन कहाँ रहना चाहती है। तो एक चीज इन्होंने बोली है कि नेशनल प्राइड नहीं, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज कहाँ पर अच्छी हैं ये डिटरमिन करेगा कि आप कहाँ पर रहना चाहते हो। और जरूरी नहीं है कि अगर आपकी पॉपुलेशन कम हो रही है तो आपको वो एडवांटेज ही होगा, नहीं। अगर आप पॉपुलेशन को जानते हो कि कैसे मैनेज करना है, इन पॉपुलेशन को जो उनके स्किल्स हैं उनको इफेक्टिवली आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो प्रोडक्टिव पोटेंशियल के लिए, वो चीज डिटरमिन करती है कि आपकी इकोनॉमी कैसा परफॉर्म करेगी, आपके लोग किस तरह से करेंगे। ठीक है ना कि नेशनल प्राइड। तो ये कुछ पॉइंट्स थे राइटर के जो हैं, प्लस एट द सेम टाइम जो यूएनएफपीए की रिपोर्ट थी ये भी हमने अच्छे से समझ ली। राइट। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज व्हाई LGBTQIA+ कपल शुड बी अलाउड टू अडॉप्ट, और इसको आप जीएस पेपर 2 के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखो जब हम बात करते हैं ना LGBTQ की, ठीक है ना, तो आप सभी जानते हो लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ठीक है ना, ये डिफरेंट जो टर्म्स होते हैं, ट्रांसजेंडर, क्वेयर, ये सारी टर्म्स हमें देखने को मिल जाती हैं। अब अगर आप नोटिस करोगे ना तो हमारे इंडिया में इनके रिगार्डिंग जो लीगल प्रोटेक्शन बहुत ही कम है। ठीक है ना। अब थोड़ा हमने इंक्रीज किया है, बट ओवर द टाइम काफी कम थी। इनको बहुत सारे हमारे राइट्स अवेलेबल नहीं थे। फिर बाद में धीरे धीरे हमने क्या किया, जैसे फॉर एग्जांपल आप नालसा जजमेंट जानते होंगे, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 2014 का केस था, जहां पर ट्रांसजेंडर को एक तरह से हमने थर्ड जेंडर की तरह रिकॉग्नाइज किया। फिर जो नवतेज सिंह जौहर हमें केस देखने को मिला, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हमें देखने को मिली, वहां पर जो सेक्शन 377 के अंतर्गत हमें इसको एक तरह से उसको डाइल्यूट किया गया, सेक्शन 377 को आईपीसी का जो था, एंड कहीं ना कहीं ये चीज अलाउ करी गई। ठीक है ना। सेक्सुअल ओरिएंटेशन को नेचुरल हमारा फिनोमेना माना गया और सेम सेक्स रिलेशनशिप को हमने क्या किया, डीक्रिमिनलाइज किया। ठीक है ना। एंड ऊपर से हमारे पास ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट भी आया 2019 का। तो ये कुछ अच्छी अच्छी चीजें थी जहां पर हमने कुछ इनको राइट्स देने की बात करी गई है। पर एक यहाँ पर जो राइट नहीं है वो है इनको अडॉप्शन का, कि बच्चे अडॉप्ट नहीं कर सकते। तो ये एक मेजर यहाँ पे जो राइटर है उन्होंने क्वेश्चन मार्क उठाया है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बात करो एनसीपीसीआर की, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इसने इस चीज को अपोज किया है कि सेम सेक्स कपल को हमें अडॉप्शन राइट्स नहीं देने चाहिए। अगर बात करें दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की, इन्होंने इस चीज को सपोर्ट किया कि नहीं होने चाहिए। ऊपर से अगर आप बात करें पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस लॉ एंड जस्टिस, इन्होंने बोला है कि हमारे पास एक प्रॉपर लेजिस्लेशन होना चाहिए और जहां पर सब कोई हर कोई ना अडॉप्ट कर पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि LGBTQ को हम अडॉप्शन के राइट्स ना दें। अब अगर हमारे पास कुछ लॉस की बात करें ना, हमारे पास जैसे कुछ लॉस देखने को मिलते हैं, जैसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हो गया, ये क्या अलाउ कर रहा है, ये कर रहा है हेटेरोसेक्सुअल मैरिड कपल्स। कहने का मीनिंग क्या, एक लड़का और लड़की हैं,
तो वो भैया अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर वो शादीशुदा है ना तो वो अडॉप्ट कर सकते हैं, सिंगल है कोई वो भी अडॉप्ट कर सकता है, कोई डिवोर्स पर्सन है वो भी अडॉप्ट कर सकता है। सिमिलरली हमारे पास जो हामा है, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 का, ये भी अलाउ करता है किसी मेल या किसी फीमेल को जो कि हिंदू है बेसिकली, वो किसी को अडॉप्ट कर पाए विद द कंसेंट ऑफ देयर स्पाउस, ठीक है ना। अगर मान लो हस्बैंड है तो अपनी वाइफ के अगर उनकी उनकी भी एग्रीमेंट है तो वो अडॉप्ट कर सकते हैं। पर यहां पर एक लिमिटेशन आपने देखी, यहां पर आप नोटिस करो कि दो लोग जो कहीं ना कहीं होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप में हैं, जैसे मान लो जो लेस्बियंस हैं, ठीक है ना, वो दोनों रिलेशनशिप में हैं, तो वो अडॉप्ट नहीं कर सकते। अगर एक सिंगल पर्सन है और वो लेस्बियन है, वो अडॉप्ट कर सकती है, ठीक है। एक पर्सन कोई गे है वो अडॉप्ट कर सकता है, पर अगर वो रिलेशनशिप में है तब वो ज्वाइंटली अडॉप्ट नहीं कर सकते। तो आपको नहीं लगता ये काफी क्वेश्चन मार्क है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं? ठीक है, सिंगल पर्सन को एलजीबीटीक्यू का है तो वो अडॉप्ट कर सकता है पर ज्वाइंटली नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो यहाँ पे लॉज में थोड़ी हमें, ऐसा राइटर का मानना है, कुछ खामियां देखने को मिलती है, इसमें हमें चेंजेस करने की जरूरत है। तो हेट्रोसेक्सुअल और मैरिड हमने लिख दिया, पर होमोसेक्सुअल कपल्स की हमने यहाँ पे बात ही नहीं करी है, ठीक है। तो इस चीज को यहाँ पे चेंज करने की जरूरत है। इसके साथ में अगर आप नोटिस करोगे ना, तो अगर आप नोटिस करोगे तो बहुत सारे और भी यहाँ पे प्रोटेक्शंस नहीं प्रोवाइड करी जाती। और अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशंस की, तो यूएन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ चाइल्ड है ना 1989 का, वो बोलता है कि अगर किसी को अडॉप्ट करना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या जो अडॉप्शन है वो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड में है या नहीं है। कहने का मीनिंग क्या, इस अडॉप्शन के थ्रू क्या चाइल्ड का जो राइट्स हैं या जो उसका इंटरेस्ट है क्या वो सर्व हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इंडिया के अंदर भी जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है वो भी यही चीज देखता है कि कहीं ना कहीं बच्चों को क्या मिले, उनके बेसिक राइट्स हो गए, उनकी नीड्स मिले, ठीक है ना, उनकी सोशल वेलबींग हो, एंड कहीं ना कहीं ओवर द टाइम उनका इमोशनल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता रहे। ये यहाँ पर कोशिश है। तो कोशिश क्या है बेसिकली कि चाइल्ड का इंटरेस्ट अच्छे से सर्व हो, ये फोकस होता है। पर ठीक है ना, इसी प्रिंसिपल को, चाइल्ड के वेलफेयर को ही हम कहीं ना कहीं अडॉप्ट करते हैं। पर देखो सिर्फ इस बात को देखना ही काफी नहीं होना चाहिए। ऐसा राइटर बोलते हैं कि चाइल्ड वेलफेयर डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, पर इसके साथ ही साथ बाकी के ह्यूमन राइट्स भी तो हमें देखने चाहिए ना। जैसे फॉर एग्जांपल डिग्निटी, राइट ऑफ डिग्निटी ऑफ द पेरेंट्स। हमने क्या किया, होमोसेक्सुअल कपल्स को मना कर दिया कि आप अडॉप्ट कर ही नहीं सकते हो। तो क्या पॉइंट है इस चीज का? तो इससे डिग्निटी, राइट ऑफ डिग्निटी ऑफ द पेरेंट्स हैम्पर हुई या नहीं हुई? बिल्कुल हुई, ठीक है ना। और अगर आप कहीं ना कहीं ऐसा, जैसे साउथ अफ्रीका के जो कोर्ट ने भी ये चीज मानी है कि जो अनमैरिड सेम सेक्स कपल्स हैं, अगर उनको हम एक्सक्लूड करते हैं अडॉप्ट करने से, तो बच्चों का इंटरेस्ट भी कहीं ना कहीं वायलेट होता है, बट एट द सेम टाइम जो राइट ऑफ डिग्निटी ऑफ द पेरेंट्स है वो भी एक तरह से हम उसको हटा रहे हैं। तो इस चीज को हमें यहाँ पे ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। सेक्सुअल ओरिएंटेशन हो गया, मैरिटल स्टेटस हो गया, ये डिटरमिन थोड़ी कर सकता है कि बेस्ट इंटरेस्ट सर्व हो रहा है चाइल्ड का या नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो इस चीज को हमें देखना पड़ेगा। जो हमारी कारा अथॉरिटी है ना, CARA, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, ये आप जानते हो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है उसके अंतर्गत एक स्टैट्यूटरी बॉडी हमें देखने को मिल जाती है, जिसको की फॉर्म किया गया था जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत, ठीक है ना। अब देखो ये जो कारा है वो लिव इन रिलेशनशिप्स को भी अलाउ करता है, ठीक है ना। तो कहने का पॉइंट नोटिस करो कि हर कोई पर्सन एक तरह से ना अडॉप्ट कर सकता है बच्चे, बस सेम सेक्स कपल नहीं अडॉप्ट कर सकते, ठीक है। ऑब्वियसली कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, जैसे एक अगर मान लो सिंगल मेल है कोई, ये लड़की को अडॉप्ट नहीं कर सकता, तो ऐसे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। बट यहाँ पर तो हमने ब्लैंकेट ही एक तरह से रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि सेम सेक्स कपल्स को कर ही नहीं सकते। अब यहाँ पे राइटर का देखो एक पॉइंट है। पॉइंट क्या है कि हमारी देखो जो फैमिली की डेफिनेशन है ना वो ओवर द टाइम चेंज हो रही है। हम पहले शायद ऐसा मानते थे कि फैमिली का मतलब होता है कि हस्बैंड और वाइफ, पर आजकल के टाइम पर हमने तो फैमिली की डेफिनेशन ही, बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं। और इस फैमिली की डेफिनेशन के अंतर्गत तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस करो सुप्रीम कोर्ट का ये केस दीपिका सिंह वर्सेस सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज 2022, इसमें क्या बोला गया है कि फैमिली रिलेशनशिप तो किसी भी फॉर्म के हो सकते हैं, डोमेस्टिक, अनमैरिड पार्टनरशिप या क्वेयर रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट इस चीज को मानता है कि फैमिली रिलेशनशिप्स कुछ भी हो सकते हैं, तो यहां पर क्या इनको प्रोटेक्शन नहीं देनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए। तो यहां पर यही पॉइंट है कि बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड तो हम देखें ही देखें, एट द सेम टाइम हमें देखना पड़ेगा कि फंडामेंटल राइट्स ऑफ इक्वलिटी जो LGBTQ कपल्स के हैं वो भी यहाँ पर हम कहीं ना कहीं उनको अडॉप्ट करें। एंड जो फैमिली की नई नई डेफिनेशन हमारे सामने आ रही हैं उस हिसाब से हमें कहीं ना कहीं अपने लॉस को रिफ्रेम करना होगा, ताकि एक तरह से हम इक्वालिटी को प्रमोट कर पाए, नॉन डिस्क्रिमिनेशन को हम कहीं ना कहीं रोक पाए, जो डिस्क्रिमिनेशन होती है उसको एक तरह से हटा पाए। ये यहाँ पर राइटर का फोकस है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा आर्टिकल विद रिगार्ड्स टू LGBTQ एंड देयर अडॉप्शन। दोस्तों जो हमारा तीसरा आर्टिकल है दैट इज द ऑलिव ब्रांच इफेक्ट ऑफ बीजिंग अकॉर्ड, और इसको आप GS पेपर 2 के इस पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखिए आप जानते हो, ठीक है, मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कशन किया था रिगार्डिंग बीजिंग अकॉर्ड, जहां पर क्या हुआ है, ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में जो टाइज थे वो वापस से रिस्टोर हो गए हैं। यानी कि इनके बीच में जो एक तरह से काफी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसके अंदर काफी एक मेजर कमी देखने को मिली है थ्रू दिस बीजिंग अकॉर्ड। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करो तो पहली बार ऐसा हमें देखने को मिला है कि जो इस पर्टिकुलर रीजन में हमें कोई वॉर की बातें नहीं हो रही,
यहाँ पर बात हो रही है कि एक जगह से मिनिस्टर्स दूसरी जगह जा रहे हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपस में पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन को प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप नोटिस कीजिए, ईरान हो गया, सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग करी है, ठीक है ना, अपनी एम्बेसीज को ओपन कर रहे हैं, डायरेक्ट फ्लाइट्स को ऑपरेट कर रहे हैं, वीजास कैसे आसानी से कहीं ना कहीं फैसिलिटेट कर पाएं, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल गई हैं। बाकी साथ में ही अपने डिप्लोमेटिक मिशन को वापस से रिकंटिन्यू किया जा रहा है। तो ये सारे ओवरऑल अगर आप इम्पैक्ट देखोगे ना, तो यहाँ पर काफी अच्छा इम्पैक्ट हमें इस पर्टिकुलर रीजन में देखने को मिला है। साथ में ही हम बात कर रहे हैं सना की, सना आपको जानते हो, ठीक है ना, आपको यमन में देखने को मिल जाएगा, ठीक है, उसकी वहां की कैपिटल सिटी है। तो वहां पे भी सऊदी अरेबिया के हो गया, ओमान के डिप्लोमेट्स हो गया, वो वहां पर डिस्कस करें कि कैसे सीज फायर को हम यहाँ पर यमन के अंदर स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो पूरे रीजन के अंदर ना एक तरह का पीसफुल एटमोस्फेयर फ्यूचर में हमें यहाँ पे देख रहा है, ऐसा यहाँ पे राइटर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर राइटर ने ना एग्जाम्पल लिया है यमन का, ठीक है, आप जानते हो ये यमन की आप लोकेशन देख सकते हो। यमन एक इंपॉर्टेंट टेस्ट केस बनेगा कि सऊदी ईरान का जो अकॉर्ड हुआ है, जो बीजिंग अकॉर्ड की हम बात कर रहे हैं, ये किस तरह से वर्क करेगा, उसका लिए एक अच्छा खासा टेस्ट होगा यमन के अंदर। सर वो कैसे? देखो, यमन के अंदर ना बहुत कई सालों से हमें एक इंसर्जेंसी देखने को मिली है, ठीक है, आप सभी ने हाउथी रिबल्स के बारे में जानते होंगे, ठीक है, ये यमन के अंदर हाउथी इंसर्जेंसी हमें देखने को मिली थी। एक तरह से एक मिलिट्री रेबेलियन है जो किसके अगेंस्ट है? यमन की मिलिट्री के अगेंस्ट। और ऐसा कहीं ना कहीं ना ये एक सिविल वॉर की तरह एक तरह से स्केल हो चुका है। और अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पर आपको हाउथी रेबल्स को देखने को मिलेगा कि ईरान इनको काफी सपोर्ट करता है, ठीक है। तो एक प्रॉपर टेस्ट रहेगा कि सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में अकॉर्ड हुआ है क्या, इसके बेसिस के ऊपर यहाँ पर पीस एस्टेब्लिश हम कर पाते हैं, नहीं कर पाते यमन के अंदर। तो एक चेक मिल जाएगा हमें कि बीजिंग अकॉर्ड कितना सक्सेसफुल है, कितना नहीं है। सऊदी अरेबिया को यह भी पता है कि कहीं ना कहीं हाउदी लीडर्स के साथ उनको एंगेज करना पड़ेगा अगर पीस प्रोसेस को फ्यूचर में देखना चाहते हैं। साथ में ही अगर हम बात करें ना, तो जो ट्रूस जो एक तरह से हम चाहते हैं कि एक तरह से पीस बने, वहां पर सऊदी और हाउथीज के बीच में कुछ चीजें फाइनलाइज करने की बात है कि क्या टर्म्स वहां पे होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस करो, एक तो सीज फायर तो है ही है, प्रिजनर्स का एक्सचेंज हो गया, यहाँ पर जो पोर्ट्स हैं उनको रीओपन किया जाए, सना एयरपोर्ट जो वहां पे है उसको रीओपन किया जाए। तो इस तरह की काफी सारी कंडीशंस हैं जो इसके रिगार्डिंग हमें देखने को मिलेंगी। साथ में ही एक बार ये सारी चीजें होगी, फिर ओवर द टाइम धीरे धीरे यमन के अंदर हम पीस कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हैं जो कि लंबे टाइम तक कंटिन्यू रहे, ये डिस्कशन काफी देर तक चलती रहेंगी। और ये एक इंट्रा यमन मैटर होगा, कहने का मीनिंग क्या है, ये विद इन द यमन यहाँ पे ये चीजें डिसाइड करी जाएंगी, ठीक है ना। तो ये तो पहला चीज होगी। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे ना, तो यूएई का भी यहाँ पे क्या रोल रहेगा यमन के अंदर, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। क्यों क्वेश्चन मार्क है? क्योंकि यूएई के द्वारा बहुत सारे यमन के पोर्ट्स को कंट्रोल किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कुछ आइलैंड्स देख लो, पेरेम हो गया, बाबिल मंदेब आप जानते हो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे लोकेशन बन जाती है, ठीक है। तो इस तरह से यूएई कितना इस पर्टिकुलर चीज के अंदर अडॉप्शन करता है, वो भी एक क्वेश्चन मार्क है। साथ में अगर आप नोटिस करो, अराउंड अभी 1-2 महीने पहले की बात है, टर्की और सीरिया में, बेसिकली फरवरी में आपको टर्की और सीरिया में अर्थक्वेक देखने को मिले थे। तो वहां पर भी आप नोटिस करो, जो डेमेस्कस है वहां की जो सिटी है, तो वहां पर भी बहुत सारे लोगों के द्वारा एंगेजमेंट देखने को मिला। जैसे फॉर एग्जांपल लेबनान, जॉर्डन, यूएई, इन सभी ने यहाँ पे इनको हेल्प करने की कोशिश करी, ठीक है ना। तो ये क्लियरली क्या शो करता है कि रीजन में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे एक पीस आ सकता है, यहाँ पे शांति हमें देखने को मिल सकती है आने वाले फ्यूचर के अंतर्गत, ठीक है ना। और यहाँ पे इनफैक्ट जो ठीक है ना, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है, बेसिकली जो यूएई की प्रेसिडेंट है, तो उनके द्वारा भी कहा गया कि अब टाइम आ चुका है कहीं ना कहीं सीरिया एक तरह से अरब फोल्ड के अंदर वापस आए, ठीक है। तो यहाँ पर इन सभी कंट्रीज के बीच में काफी कोऑर्डिनेशन और काफी कॉपरेशन फ्यूचर में देखने को मिल जाएगा। तो यही सारी बातें हैं। रशिया का भी यहाँ पे कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं। इवन जो अगर हम बात करें सीरिया की भी, तो सीरिया भी इस तरह ही इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो कंट्रीज आपस में एक तरह से अलाइन होती हुई हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पे राइटर एक बात बोल रहे हैं कि हो सकता है एक ना नया रीजनल ऑर्डर हमें देखने को मिल जाए। देखो आप नोटिस करो कि यूएसए की बहुत ज्यादा डोमिनेंस रही है इस पर्टिकुलर एरिया के अंतर्गत। जैसे फॉर एग्जांपल 2016 की बात कर लीजिए, जब उस टाइम बैरक ओबामा वहां के प्रेसिडेंट थे, तो उनके द्वारा बहुत सारी कोशिश करी गई, ठीक है ना। एक तरह से उन्होंने सऊदी अरेबिया और ईरान को बहुत कोशिश किया कि एक तरह से आप किसी तरह से थोड़ा बहुत पीस भी एस्टेब्लिश कीजिए, पर ये चीजें तब बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। पर अभी बात करें, चाइना का जो एफर्ट है, ये दिखा रहा है कि शायद हम मतलब कहीं ना कहीं इस जगह के अंदर पीस एस्टेब्लिश करना एक चीज पॉसिबल हमें दिख रही है। साथ में अगर आप नोटिस करो, सऊदी अरेबिया भी एससीओ का डायलॉग पार्टनर बन चुका है एंड वो ब्रिक्स के अंदर भी मेंबरशिप चाहता है। तो सऊदी अरेबिया का देखो कितना वो चल रहा है कि वेपन्स भी हम खरीद रहे हैं यूएसए से, बेसिकली सऊदी अरेबिया यूएसए से वेपन्स भी खरीद रहा है, अपने सप्लायर्स को वो डाइवर्सिफाई भी कर रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल्स भी उसने खरीदी हैं, ठीक है, चाइना से। एंड साथ ही साथ वो सभी के साथ कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रहा है।
आई बात समझ में। साथ में सऊदी अरेबिया और रशिया के बीच में देख लो तो ओपक जो प्लस है उसके अंतर्गत भी इनके बीच में कोऑर्डिनेशन है, ठीक है ना। ऑयल प्रोडक्शन कितनी होनी चाहिए, सप्लाई कैसे होनी चाहिए, प्राइसेस को मैनेज करें, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो ईरान ईरान का भी देख लो, ठीक है, उसके भी ऑलरेडी रशिया और चाइना के बीच में काफी अच्छे टाइज हैं। साथ में ही BRI जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वहां पर ईरान की भी काफी सेंट्रल प्लेस है। एंड साथ में ही जो रशिया और इंडिया के बीच में INSTC है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो इंडिया की आप देख सकते हो गुजरात से हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, तो वहां पर भी ईरान का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहाँ पर कहने का पॉइंट क्या है यहाँ पे राइटर का, कि आने वाले टाइम के अंदर ना चाइना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। डिप्लोमेटिक एक्टिविटी जो यहाँ पे दुनिया के अंदर प्ले होगी वहां पर चाइना यहाँ पे एक सेंटर में रहेगा। एंड कहीं ना कहीं जो वेस्ट एशिया के अंदर हमें अगर आने वाले टाइम में फ्यूचर में कहीं ना कहीं पीस दिखता है तो उसके पीछे चाइना का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। तो काफी देखो चीजें हैं यहाँ पे। इंडिया को भी डेफिनेटली इस चीज का देखना पड़ेगा, इंडिया को भी इस चीज को देखना पड़ेगा कैसे कैसे जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है वो कैसे कैसे शेप अप हो रहा है। इंडिया को भी चीजें उस हिसाब से अपनी प्लान करनी पड़ेंगी ताकि आने वाले फ्यूचर के अंदर इंडिया भी एक ग्लोबल पावर की तरह इमर्ज करता रहे। एंड कहीं ना कहीं ये जो चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर इंडिया भी एक अपनी प्लेस बनाए, ये यहाँ पर बातें राइटर के द्वारा करी गई हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आज के तीनों आर्टिकल। आई होप आपको सारे आर्टिकल बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।